गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र और आपके प्यारे शिक्षक CK यादव और आप देख रहे हैं ला बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग जो क्लास अटेंड करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन किया हुआ दिखाई देगा। और आज हम लोग पार्ट ए अटेंड करेंगे। पार्ट ए जो 402 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT की बुक है उस चैप्टर की हम पार्ट ए अटेंड करेंगे। और पार्ट ए में जितने भी आपके सेशन यूनिट्स और चैप्टर्स वगैरह हैं सबको आज हम एक साथ कवर करने वाले हैं एक महामैराथन के तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना पीछे हटे। और ये क्लास लंबी होने वाली है इसलिए अपने साथ वाटर बॉटल और अनदर थिंग्स भी लेकर के बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन नंबर फर्स्ट, विच नेम इज कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले ये समझ लिए कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन में आप सभी जानते हैं कि जब एक पर्सन, जैसे मान लीजिए ये पर्सन ए हो गया, ठीक है, ये ए पर्सन हो गया और एक और पर्सन है ये बी पर्सन हो गया। ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे ए के माइंड में कुछ एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया कि चलो चले घूमने चलते हैं, ठीक है। तो इस आइडिया को जब ये अपने विचार को दूसरे पर्सन के साथ शेयर करता है इसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन भाषा को या अपने आइडिया, थॉट, इमोशंस को दूसरे पर्सन से क्या करता है, शेयर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। मतलब व्हेन वन पर्सन्स शेयर हिज आइडियाज़, थॉट, इमोशंस, एक्स्ट्रा थिंग्स दैट कॉल्स कम्युनिकेशंस। तो आशा करते हैं कम्युनिकेशंस क्लियर हो गया होगा। ज़रा इसको डीप नॉलेज में भी पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशंस होता क्या है या आपके बुक की अथॉरिटी के तरीके से कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर नाम के लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है टू शेयर। टू शेयर मतलब अपने वही आइडिया, विचार और इन सब चीज़ को शेयर करना ही कम्युनिकेशन है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जो इन्वॉल्व करता है आपके बिजनेस को, आपके इन्वायरमेंट को, आपके इम्पोर्टेंट थिंग्स को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कम्युनिकेशंस हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट। मतलब जब भी आप कम्युनिकेशन करने निकलते हैं तो उसके कुल कितने इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कम्युनिकेशन है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहला है ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का सीधा सा मतलब है कि इसमें आपका एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। कहने का मतलब है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, जैसे हमने बताया कि ए पर्सन है और इसके बगल में ये बी पर्सन है, तो जब ये इससे कुछ शेयर करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, कहने वाला होगा और एक सुनने वाला होगा, एज इट, ठीक है। तो क्या कहा गया कि ट्रांसमिटिंग मतलब 2 लोगों के बीच में जो मैसेज या बात को कहा जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग। दूसरा है लिसनिंग। जाहिर सी बात है कि जब कभी सेंडर होगा तो सेंडर जो कुछ भी सेंड करेगा या जो कुछ भी मैसेज को, अपने आइडिया, थॉट को एक्सप्रेस करेगा तो उसे लिसन करने वाला क्या होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। रिसीवर वही क्या होता है, लिसनर होता है। एंड लास्ट है फीडबैक। अब देखिए फीडबैक क्या होता है ज़रा समझिएगा। जब सेंडर और रिसीवर आपस में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, सेंडर और रिसीवर आपस में क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो उसके बाद जो भी वो अपना अंडरस्टैंडिंग पॉइंट के तरीके से रिसीवर क्या करता है, अपना फीडबैक देता है। अगर वो समझ में जाता है तो कहता है ओके ठीक है, अगर नहीं समझ पाता तो वो तुरंत ही एक क्वेश्चन रेज करता है, कि भाई इसका मतलब क्या था, मैं समझ नहीं पाया, ज़रा एक बार उस कम्युनिकेशन को क्लेरिफाई कर दो, ठीक है। तो तुरंत ही क्या मिलता है, फीडबैक। तो फीडबैक समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार फिर से इसे पीछे करके देख लीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। मतलब एक कम्युनिकेशन करने में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आपके होते हैं। ये अभी थ्योरेटिकल चल रहा है, इतना याद रखना। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एलिमेंट्स में सबसे पहला आपका
सबसे पहला आपका है सेंडर। ये सेंडर होता क्या है? सेंडर वह पर्सन है जो कम्युनिकेशन को बिगिनिंग करता है, मतलब प्रारंभ करता है, मतलब अपने आइडिया और थॉट को, जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए जो बंदा है ये इसके मन में कुछ विचार है और ये क्या करता है, अपने उस विचार को बी बंदे को शेयर करने का प्रयास करता है। तो स्टार्टिंग किसने किया? ए ने किया ना, तो ए क्या हो गया? बिगिनर हो गया, मतलब सेंडर हो गया। मैसेज, मैसेज का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंडर वांट्स टू कॉन्वे, मतलब कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है या अपने इमोशंस को भेजना चाहता है या बताना चाहता है, उसे वो क्या कहते हैं? मैसेज। ये चैनल क्या है बेटा? चैनल का मतलब वो टाटा डिस्क या टाटा स्काई वाला चैनल नहीं है, ठीक है, इतना कन्फ्यूज मत होना। चैनल का सीधा सा मतलब है कि हम जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं उससे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशंस इज सेंट, ठीक है, मतलब बाय विच द इन्फॉर्मेशन इज सेंट दैट कॉल्ड चैनल, मतलब जिस माध्यम से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? चैनल। रिसीवर मैंने पहले बता दिया, जो पर्सन मैसेज को रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं। और फीडबैक भी मैंने पहले ही समझा दिया। फीडबैक का सीधा सा मतलब है कि जब कोई रिस्पांस देते हैं दोनों में से कोई पर्सन, रिसीवर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट में लाया जाता है कोई बात, और एक्नॉलेजमेंट में लाने के बाद वो जो कोई भी रिस्पॉन्स करता है एज ए मैसेज का, उसे हम कहते हैं फीडबैक। तो आई होप आपको ये सभी एलिमेंट्स और साइकिल्स ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, मतलब हम कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से मेथड से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है फेस टू फेस इनफॉर्मल, मतलब हम कभी भी इनफॉर्मल तरीके से फेस टू फेस भी बातें कर लेते हैं। जैसे आप देखते हो ना, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, ईजिली हम बैठ करके शांतिपूर्वक एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। दूसरा है कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशन कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके 4 टाइप निकल करके आएंगे, ठीक है, कितने? 4। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन एंड विजुअल। ये 4 टाइप्स आप कहाँ से निकल कर आएंगे? मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के कम्युनिकेशन से। अगला है ईमेल। आप सभी जानते हैं कि जब कोई पर्सन जैसे रिटन कम्युनिकेशन करना चाहता है तो ईमेल के थ्रू करता है, व्हाट्सएप के थ्रू करता है, लेटर के थ्रू करता है, या नोटिस या पोस्टर के थ्रू करता है। बिजनेस मीटिंग भी आप करते हो तो भी क्या होता है? कम्युनिकेशंस होता है। एक व्यक्ति अपने विचार को, अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है, दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है, तब उसके बाद बिजनेस डीलिंग होती है। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फ़ोन कॉल्स फॉर कम्युनिकेशंस एंड न्यूज सेटल्स, ब्लॉग्स, ये सभी क्या है? मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस है और मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस डिपेंड्स ऑन, करने का मतलब है कि हम कौन कौन से तरीके से अपने राइट मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए। देखिए भाई, हम लोग जो आज के टाइम पीरियड में हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो ज़्यादातर करके अर्जेंसी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, ना ही कुछ सोचते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। जैसे कहते हैं चलो, तो उसका मतलब सोचते हैं सब चलो भागो चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें सबसे पहला क्या है? टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मतलब क्या होता है? सीधा सा बात है कि जैसे आप कोई भी कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? प्रिपरेशन करनी पड़ती है फॉर द टारगेट ऑडियंस को लेकर के, कि हम जो बात बोलने जा रहे हैं वो हमारे ऑडियंस को, हमारे लोगों को समझ में आएगी या नहीं आएगी, किस तरीके से हम एक्सप्लेन करें कि वो हमारी बातों को अच्छे से समझ सकें, वही है टारगेट ऑडियंस। कॉस्ट, जाहिर सी बात है भाई कि जब हम कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन करने चलेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे मेथड के अकॉर्डिंग कॉस्ट भी लगते हैं। जैसे हम ऑडियंस में जाते हैं तो वहाँ अपने आप को पहले प्रिपेयर करते हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द बुक्स, थ्रू द एक्सेट्रा थिंग्स, वो सभी क्या होते हैं? कहीं ना कहीं से हम उसे कॉस्टली देते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में सब मिल जाए कि भाई जाओ तुम खड़े हो जाओ और जो मन करे वो बोल कर चले आओ, ऐसा तो नहीं होता। काइंड, टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये आपके इन्फॉर्मेशन और काइंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जब कभी भी किसी भी कंपनी के थ्रू कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है तो पहले से प्री प्लानिंग होती है, उसमें ढेर सारी वार्तालाप चलते हैं, तब कंक्लूजन में जाकर के एक बात आती है और उस बात को क्या करते हैं? उस इन्फॉर्मेशंस को आगे बढ़ाते हैं।
प्रायोरिटी, अर्जेंसी, जाहिर सी बात है इसको मैं पहले डिफाइन कर दिया। तो अगर फर्स्ट सेशन समझ में आया तो थम्स अप करिए और फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्लास नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ता हुआ, सेशन नंबर 2, वर्बल कम्युनिकेशंस। आप लोग ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर मत पड़िएगा। आप लोग इसी क्लास को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार देखिएगा। ऑटोमेटिकली 100% है कि जितना भी आना है सब यहीं से ही आएगा, एक्स्ट्रा कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। सो डोंट वरी एंड लेट्स स्टार्ट। सेशन नंबर 2, वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशंस होता क्या है, सबसे पहले ये आप लोग समझिए। जब कभी भी कोई भी कम्युनिकेशंस वर्ड, लैंग्वेज के थ्रू, स्पीच के थ्रू या ओरली या साउंडली कुछ स्पीक की जाती है और वह एक मोस्टली इफेक्टिव कॉमनली यूज्ड वे होता है कम्युनिकेटिंग का, उसी को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशंस। और यह जाहिर सी बात है, मैंने पहले बता दिया कि कम्युनिकेशंस में होता क्या है, एक्सप्रेस करता है आवर इमोशंस को इन द वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। अब जरा ये समझना कि ये टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है कि जब कभी भी सिर्फ 2 लोगों के बीच में बात हो, किसके बीच, 2 लोगों के बीच में, 1-on-1 कन्वर्सेशंस। ठीक है, क्या हो, 1-on-1 कन्वर्सेशंस, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। चाहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशंस हो चाहे इनफॉर्मल हो, इतना ध्यान रखना। क्या कहा गया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस जो 2 लोगों के बीच में बात होती है और 1-on-1 कन्वर्सेशंस होता है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशंस। रिटन कम्युनिकेशंस जैसे कि दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स। जाहिर सी बात है कि हम जो ओरली करते हैं उसी को कभी कभी लिख करके जो देते हैं वही रिटन कम्युनिकेशन हो जाता है। इट कैन बी लेटर्स हो सकता है, सर्कुलर्स हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकता है, मैनुअल्स हो सकता है, SMS हो सकता है, सोशल मीडिया और चैट के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, बिटवीन 2 पर्सन या मोर देन 2 पर्सन, 2 लोगों के बीच या 2 से अधिक लोगों के बीच भी ये बातें हो सकती हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशंस, या हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस मतलब कि कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं, ये बात कर रहे हैं। वहाँ वर्बल नॉन वर्बल ये सब नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगला है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशंस। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशंस होता क्या है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब है दिस इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल्स इन्वॉल्व्ड। जहाँ पर 2 से अधिक लोग क्या हो, इन्वॉल्व हो जाए, मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व, वही क्या है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशंस। और इसमें किसी, जाहिर सी बात है भाई, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सभी किसी न किसी एक गहन अध्ययन या यूँ कहें कि बहुत ही भारी डिस्कशंस के लिए होते हैं। अगला है पब्लिक कम्युनिकेशंस। पब्लिक कम्युनिकेशंस आप सभी जानते हैं, जहाँ पर एक अकेला व्यक्ति कभी नहीं होगा, इतना याद रखना। पब्लिक कम्युनिकेशन में 1 इंडिविजुअल एड्रेस टू लार्ज गैदरिंग्स, मतलब एक अकेला किसी ढेर सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करे, वही होता है पब्लिक कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एडवांटेज, डिसएडवांटेज और अनदर थिंग अटेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। अभी हमने वर्बल कम्युनिकेशन जाना। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कोई भी ओरली, साउंडली या कुछ बोलता है उसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशंस। इसमें एडवांटेज इतना याद रखना, एडवांटेज मतलब प्रोस भी होता है, ठीक है। आप लोगों के बुक में दिया होगा प्रोस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस, तो वहाँ कन्फ्यूज मत होना। एडवांटेज कहो तो प्रोस होगा और डिसएडवांटेज कहें तो कॉन्स होगा, CONS, ठीक है, इतना याद रखना, प्रोस एंड कॉन्स। तो चलिए देखिए एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। सबसे पहला स्पीडी फॉर्म। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कम्युनिकेशन करने निकलते हैं, अगर ओरली करें तो ओरली आप राइटिंग से भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। मतलब बात करना है तो हम अगर ओरली करते हैं तो आप देखोगे कि आप अगर लिखने बैठो तो लिखने से ज़्यादा स्पीड आपकी क्या होगी, बोलने की। तो वही होता है स्पीडी फॉर्म, बहुत तीव्र गति से अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना थ्रू द ओरली।
नेक्स्ट है पर्सनल कनेक्शंस। जाहिर सी बात है, जब आप अपने आइडिया और थॉट को ओरली शेयर करते हो तो वहाँ अगर आपकी बात, आपके बात करने की टेक्निक और आपका इमोशंस बहुत ही कनेक्टिविटी होती है उस आपके कम्युनिकेशंस में, तो सभी क्या होते हैं, पर्सनल कनेक्शन बन जाता है और हम एक दूसरे के फ्रेंडली हो जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, इमीडिएट फीडबैक। जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं और तुरंत ही सामने वाला जो रिसीवर होता है वो समझ जाता है कि भाई ये गलत कह रहा है, तो गलत करने का मतलब क्या है कि तुरंत कहेगा भाई ये जो तूने वर्ड बोला वो क्या था, वो गलत था, तो इस वर्ड को चेंज कर दो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें तुरंत ही फीडबैक मिल जाती है। इसी को कहते हैं इमीडिएट फीडबैक। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्या होता है बेटा, क्विक डिसीजन मतलब डायरेक्टली अगर आपको समझ में आ गया कि भाई खड़े हुए बंदे को हमारी बात नहीं समझ में आ रही, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप अपने बोलने के तरीक़ों को या यूँ कहें कि आप अपने जो सेंसिबल थिंग्स है उसको चेंज कर दोगे और तुरंत डिसीजन लोगे कि भाई इस तरीके से नहीं समझ रही, इसे दूसरे तरीके से समझाओ, तो आप दूसरा वे स्टार्ट कर दोगे, वही है क्विक डिसीजन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। डिसएडवांटेज मतलब हमने बताया ना कॉन्स, ठीक है। सबसे पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉइज। जाहिर सी बात है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पर आप कभी भी वर्बल कम्युनिकेशंस नहीं कर पाओगे। जैसे कि मेले में चले जाओ और चिल्लाओ दोस्त को हाय फ्रेंड, तो क्या आपका फ्रेंड सुनेगा? नहीं सुनेगा। कब तक नहीं सुनेगा? जब तक आप नॉन वर्बल ना करो, मतलब अपने हाथ को हिलाओ ना। जैसे आप अपने हाथ को हिलाओगे वैसे वो समझ जाएगा कि इसने मुझसे क्या कहा, हाय, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। अगला क्या है, नॉट आइडियल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जाहिर सी बात है, अगर काफ़ी दूरी पर दो लोग हैं तो वहाँ तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी और लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण वो कम्युनिकेशंस नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कहें कि कोई एक व्यक्ति है जो भारत में खड़ा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। अब ये इसको चिल्ला रहा है हाय 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 कर रहा है, तो क्या ये इसकी बात को ऑस्ट्रेलिया वाला पर्सन समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, लॉन्ग है। नॉट लीगली फॉर्म। जाहिर सी बात है, वर्बल कम्युनिकेशन की कोई लीगली फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक, ये मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन है, इसको आप वैसे पढ़ लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने समझने के लिए या अपने एग्जाम के बेस पर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हम करें पूरी तरीके से मत पढ़िएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, सेशन नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इज एक्सप्रेसिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और राइटिंग वर्ड। मतलब जब कोई भी कम्युनिकेशंस होती है, कैसे वो, विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और राइटिंग वर्ड, मतलब बिना लिखे और बिना कुछ बोले। बिना लिखे बिना बोले अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है उसी को क्या कहते हैं, स्पोकन और राइटिंग वर्ड। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंस है थिंग्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, उससे हम लोग अटेंड करते हैं। ज़रा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार बन चुका है, या तो ऑप्शनल में या तो वैसे। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ इन अवर डे टू डे कम्युनिकेशंस में हम देखें तो जो आपका कम्युनिकेशन है बॉडी मूवमेंट का या फेस का या आर्म का, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो 55% लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है? नहीं पता। आप जब भी गुड मॉर्निंग करने जाते हो या तो हाय करते हो या साथ में कुछ वर्ड बोलते हो, तो जो वर्ड बोलते हो वो सिर्फ कितना है, 38%, जिसमें वॉइस टोन, यूजिंग, पुश, ये सब वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। 7% जो है ये बस कम्युनिकेशन किस में स्टार्ट यूज की जाती है, अनदर वे में, या यूँ कहें राइटिंग फॉर्म में। सिर्फ हम लोग राइटिंग फॉर्म का कितना यूज करते हैं, 7%, और बाकी 55% बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म, इन सब का यूज करते हैं। 38 किसका करते हैं, वॉइस टोन, पुश, ये एक्सेट्रा थिंग्स, मतलब ये सीधा कहें अदर थिंग्स का या वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। मतलब ऐसे कौन कौन से कम्युनिकेशंस आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं, उससे जरा समझिए। फेशियल एक्सप्रेशंस, आप सभी जानते हैं कि अपने फेस के तरीके से जो भी हम दिखाते हैं वो क्या होते हैं, फेशियल
एक्सप्रेशंस। जैसे आपके इमोजी वगैरह हो गए, इमोजी में क्या होते हैं, ढेर सारे फेशियल्स होते हैं ना, कोई अपनी आँख को बड़ा किया हो रहता है, कोई आँख लाल किया हो रहता है, या यूँ कहें कि किसी की आँख से आंसू गिर रहे होते हैं, वो सभी क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस निकला है। अगला है नेक्स्ट पोस्टर्स। पोस्टर वगैरह आप जानते ही हैं। गेस्टर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज तो आपको पता ही है, शरीर से हाय बोलना या अपने कंधों को उठाना, एक्सेट्रा थिंग करना। टच, टच करके भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ पूछते हैं, भाई हेलो, तो उसे हिलाते हैं ना, उसके कंधे को हिलाते हैं, झुकाते हैं, या उसके बाल को सहलाते हैं, तो इससे क्या होता है, टच होता है। स्पेस और आई कांटेक्ट, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। वॉइस टोन वगैरह, स्पीड वगैरह, ये सभी आप लोग जानते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है प्रोस, एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, कौन कौन से प्रोस हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशंस के, सॉरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के। वर्बल कम्युनिकेशन हमने पहले ही देख लिया। अगला है, इसमें देखिए प्रोस आपके हैं, पहला सेव टाइम। कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट में क्या होती है, हमारी टाइम सेव होती है, मतलब टाइम बचती है ना, टाइम बचती है। प्रोवाइडिंग क्लैरिटी, कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या होती है, क्लैरिटी प्रोवाइड हो जाती है कि भाई नॉन वर्बल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, तो सीधे से उंगली दिखा करके कहता है कि ये देखो ये है दीवार, वो देखो वो है फैन, ठीक है। बुल्ड ट्रस्ट, मतलब सामने वाले के ऊपर हमारा विश्वास होता है कि सामने वाला बंदा हमारे भाषा को समझ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स। कॉन्स जिसे हम कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ये है क्या, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कभी कभी हम यदि अपने हाथों को ऊपर करके देखेंगे, ऊपर करेंगे, तो सामने वाला पर्सन क्या समझेगा, छत भी है ऊपर, फैन भी है, हो सकता है कुछ लगा हो, कुछ टहल रहा हो छत पे, तो सभी क्या है, वो सभी आपके डिफ़िकल्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। अगला है मिस इंटरप्रिटेटेड, मतलब भ्रम हो जाना, जैसे किसी बात को लेकर भ्रम हो जाना कि भाई ये कह क्या रहा है, मतलब क्या निकल रहा है इसका, मैं समझ नहीं पा रहा इसके बॉडी लैंग्वेज को या इसके वॉइस टोन को। अगला है लिमिटेड इन एक्सप्रेशन। जाहिर सी बात है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बस एक ही बार में एक ही चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, यही है लिमिटेड इन एक्सप्रेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस। सबसे पहले आप लोग रिटन कम्युनिकेशन को समझ लो, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रोसेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस। देखिए प्रोसेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस का मतलब है, सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन समझिए। रिटन कम्युनिकेशंस होता क्या है, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपना कोई ना कोई राइटिंग फॉर्म में अपने बातों को, अपने आइडिया को, अपने थॉट को और अपने इमोशंस को शेयर करता है, किसमें, इन राइटिंग फॉर्म। कौन से फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म, सॉरी राइटिंग, वो क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशंस। तो इसमें प्रोस क्या है, ईजिली अंडरस्टैंड। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी चीज़ राइटिंग फॉर्म में आपको देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड। अगला है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, आप के अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए और आपके अंदर योग्यता भी होती है, ईजिली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं, ईजिली दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। इफ़ेक्टिवली, जाहिर सी बात है कि हम अपने ग्रामेटिकल, अपने हर एक नॉलेज को जानते हुए उस पेपर को, उस थिंग्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं और वो सामने वाले पर्सन को ईजिली समझ में आ जाती है। परमानेंट रिकॉर्ड, जाहिर सी बात है, जैसे हमने ये आज PDF बनाया ना, तो ये सब भी राइटिंग फॉर्म में है, ठीक है, और ये सभी क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड है। कब तक, जब तक हम इसे खुद से डिलीट ना कर दें या इसे हटा ना दें, तो ये सभी क्या होते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशंस। कौन कौन से कॉन्स हैं बेटा या डिसएडवांटेज हैं आपके, एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है, ये सभी क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। जैसे मान लो हमने ये जो टाइप किया, अगर हमारे पास टैब नहीं होता या हमारे पास फ़ोन नहीं होता तो क्या हम इसे टाइप कर पाते, नहीं कर पाते। मतलब इसे टाइप करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास फ़ोन या टैब होना चाहिए। मतलब ये कितना एक्सपेंसिव है, एक फ़ोन ना हो तो आप टाइप नहीं कर पाओगे। वेस्टेज ऑफ टाइम, आप सभी जानते हैं भाई कि अगर हम लोग राइटिंग फॉर्म करने जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, क्योंकि लिखने में आपको ज़्यादा समय लगता है और बोलने में कम। लेट फीडबैक,
अब जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों को ऐसे ही डायरेक्ट नोट्स भेज दूँ यही, तो आपको यदि समझ में आएगा तो आप कहोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फीडबैक कब दोगे? लेट से दोगे, देरी से दोगे, वो होता है लेट फीडबैक। डिलेड करेक्शंस, जैसे इसमें कुछ गलतियाँ हो जाए, ठीक है, अब मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद समझ में आए आप सबको या किसी को गलत लगे तो वो मैसेज करेगा कि भाई यहाँ कुछ गलत था, सर यहाँ पर कुछ गलत था, तो आप वहाँ जो करेक्शंस होगा वो क्या होगा? डिले होगा, देरी से होगा। अगला है विजुअल कम्युनिकेशंस, इसकी एडवांटेज। विजुअल कम्युनिकेशंस इजी टू अंडरस्टैंड्स, आप सभी जानते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन हमेशा टू कम्युनिकेशन को मिलकर बनता है, ठीक है, मतलब दो कम्युनिकेशन मिला करके हम क्या कहते हैं? विजुअल कम्युनिकेशंस। इजी टू अंडरस्टैंड, जब कोई भी कम्युनिकेशन होती है विजुअल, वो हमेशा क्या होता है? ईजी होता है। ईजी मतलब आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, तो यहाँ आपको राइटिंग फॉर्म भी दिख रहा है और हम अपने ओरल मुंह से भी बोल रहे हैं, थ्रू द माउथ। वो क्या है? जो सभी विजुअल कम्युनिकेशंस होते हैं। एट्रैक्टिव, जाहिर सी बात है कि आप सभी को मैं शॉर्ट नोट और मेथड वगैरह के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो सभी क्या हैं? एट्रैक्टिव हैं। मोर इंटरेस्टिंग, जाहिर सी बात है कि जब कभी भी आपको विजुअल कम्युनिकेशन कराई जाती है तो वो आपको देखने में, फिगर में या अदर थिंग्स में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और आप उसके चीज़ों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हो। नेक्स्ट, कॉन्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशंस। कॉन्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? मतलब डिसएडवांटेज। टेक्स टू मच टाइम टू प्रिपेयर, जैसी बात है कि जब हम विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टू विजुअल कम्युनिकेशन वी ट्राई टू फर्स्ट मेक देम, आफ्टर दैट वी स्टार्ट। कहने का मतलब है कि जब भी विजुअल कम्युनिकेशन हम कुछ कभी करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम होता है, किसमें? प्रिपरेशन में। कि जैसे मैंने इस पीडीएफ को बनाया, पीडीएफ को बनाने में 2 दिन चले गए, फिर उसके बाद मैं इस क्लास का अटेंड कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? टाइम लेंदी हो रहा है। लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप का मतलब है कि विजुअल कम्युनिकेशन में आप वही पढ़ पाओगे जितना मैंने लिखा है, उससे एक्स्ट्रा थिंग्स नहीं मिलेगा, वही क्या है? लिमिटेड स्कोप। टू ब्रीफ, बहुत ज़्यादा ब्रीफ हो जाती है, इतना तो सबको पता होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेशंस। तो समझ में आया तो थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए सेशन नंबर 4। सेशन नंबर 4 में बात किया गया है कम्युनिकेशन साइकिल्स एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। मतलब ऐसे कौन कौन से कम्युनिकेशन साइकिल्स हैं और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है फीडबैक के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सेंडर रिसीवर्स एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर्स बट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस वाइल द सेंडर सेंड्स इंफॉर्मेशंस द रिसीवर्स प्रोवाइड्स फीडबैक्स ऑन द रिसीव्ड मैसेज। सीधा समझिए फीडबैक होता क्या है। जैसे सेंडर है, ठीक है, और एक रिसीवर है, तो ये जो सेंडर है और ये जो रिसीवर है, जब भी कुछ भेजेगा या अपने इमोशंस या थॉट को शेयर करेगा और ये इसे ले लिया, और इसके बाद यदि ये समझ पा रहा है तो क्या करेगा? तुरंत फीडबैक देगा, और नहीं समझ पा रहा है तो भी फीडबैक देगा कि भाई आपकी ये बात नहीं समझ में आई, तो ना समझ में आने पर क्या करता है? फीडबैक देता है। तो जो भी हमें रिसीवर से प्राप्त होती है मैसेज, उसी को क्या कहते हैं? फीडबैक। द रिसीवर प्रोवाइड्स द फीडबैक ऑन द रिसीव्ड मैसेज। इतना याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना कि जब भी कोई भी रिसीवर प्रोवाइड करता है रिसीव मैसेज के बाद, वो क्या कहलाता है? फीडबैक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फीडबैक। जरा टाइप्स ऑफ फीडबैक समझिएगा। टाइप्स ऑफ फीडबैक में फर्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? जैसे मान लो आपको मैं कहूँ कि आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद सबसे अच्छा मार्क्स उठाओगे बोर्ड से, मेरा गारंटी है। तो जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है और आप सब भी कहो कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, मैं इतना नंबर लाऊंगा, श्योर है लाऊंगा, तो आपकी तरफ से जो एक्टिविटी की जाएगी वो क्या कहलाएगी? पॉजिटिव। और यदि आप लोग कहो कि नहीं सर नहीं हो पाएगा तो निगेटिव। कहने का मतलब इतना है कि जब रिसीवर हमारे बातों को अच्छे से समझ लेता है और वो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो पॉजिटिव फीडबैक देता है, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो निगेटिव फीडबैक देता है।
और नो फीडबैक। नो फीडबैक का मतलब है कि कभी कभी हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता, समझने के बाद भी और समझने ना समझने के बाद भी। मतलब कुछ लोग इंटरेस्टिंग नहीं होते तो फीडबैक नहीं देते, और कुछ लोग समझ करके शांत बैठ जाते हैं तो भी फीडबैक नहीं देते। तो इस तरीके से फीडबैक के 3 टाइप्स हुए, पॉजिटिव, निगेटिव और नो फीडबैक। नेक्स्ट है गुड फीडबैक इज वन दैट इज, मतलब एक गुड फीडबैक होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है स्पेसिफिक, एवॉइड जनरल कमेंट्स। कहने का मतलब है कि ट्राई टू इंक्लूड एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई योर स्टेटमेंट। कभी भी जब भी हम कुछ बात कहते हैं तो एक अच्छा फीडबैक हमें तभी मिल सकता है जब हम अपने बातों को अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू क्या करें, क्लैरिफाई करें। ठीक है। ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स rather than just giving advice allow to receive to decides what to do with your feedback। ठीक है, बस इतना समझिए कि एग्जाम्पल्स के साथ हम क्लैरिफाई स्टेटमेंट करेंगे तो वो स्पेसिफिक फीडबैक मिलती है। टाइमली, बीइंग प्रॉम्प्ट इज द की सिंस फीडबैक लॉसेस इट्स इम्पैक्ट इफ डिले टू लॉन्ग। मतलब हम ज़्यादा लंबे तक यदि वेट करते हैं फीडबैक का तो वो भी बुरा होता है। पोलाइट का मतलब सीधा सा है कि जब कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट शेयर फीडबैक होती है तो उसमें हमें पोलाइटनेस ज़रूरी होती है, हमारे लैंग्वेज को लेकर, हमारे भाषा को लेकर, हमारे ऑफेंस को लेकर। ठीक है। ऑफरिंग कॉन्टिन्यूइंग सपोर्ट, मतलब कॉन्टिन्यू हम क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि भाई आप के साथ हैं, आप अपना वर्क कीजिए। तो सभी क्या होते हैं, एक अच्छे फीडबैक की गारंटी होती है। जैसे हम ही कहें कि भाई अगर आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए कंप्यूटर में तो मैं आप सभी को अपने तरफ से 1 मंथ तक चॉकलेट खिलाऊंगा। ठीक है, सोच समझ के बोलना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि भाई आप लोग ला भी सकते हो। तो इस कंडीशन में जब ऐसा हो जाएगा तो चॉकलेट खिलाने की जो बात होगी वो क्या होगी, हाँ, ऑफरिंग होगा ना। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट वैलिडेट्स इफ़ेक्टिव लिसनिंग्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सामने वाला पर्सन है ना वो हमारी बातों को बहुत अटेंटिवली सुन रहा है, बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहा है, उसी को कहते हैं वैलिडेट इफ़ेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट है इट मोटिवेट्स। जाहिर सी बात है कि जब कोई भी लिसनर और रिसीवर यदि हमारी बातों को सुनता है और वो मोटिवेट होता है और हमें भी, हमारे लिसन को भी मोटिवेट करता है फीडबैक के थ्रू, तो वो हमारे मोटिवेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो सेंडर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि और अच्छा आप कर सकते हो। इट इज़ ऑलवेज देयर, मतलब हमेशा किसी न किसी कम्युनिकेशंस में आपका फीडबैक बना होता है। जैसे अभी इस समय बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं तो सभी क्या है, एज अ फीडबैक। इट बूस्ट लर्निंग, जाहिर सी बात है कि ये हमारे ज्ञान को भी बढ़ाता है और हमारी चीज़ों को भी और ज़्यादा आगे सर्विस को, फोकस को, गोल को, प्लान को बेटर करता है और हमें डेवलप करने की और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की क्षमता करता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है जब हमें फीडबैक मिलती है तो फीडबैक के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को चेंज करते हैं, बेटर डिसीजन पे लाते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और तब जाकर हम अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। सेशन नंबर 5, बैरियर्स टू इफेक्ट कम्युनिकेशंस। ऐसे कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमारे किसी भी कम्युनिकेशंस या बात को क्या करते हैं, बाधित करते हैं या रोकते हैं। तो चलिए देखते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स है क्या, इसको समझिएगा। फिजिकल बैरियर्स इज़ द इन्वायरमेंटल्स एंड नेचुरल कंडीशंस। जाहिर सी बात है कि फिजिकल बैरियर्स कहाँ से आएगी, आपकी इन्वायरमेंटल और नेचुरल कंडीशंस से आएगी। दैट एक्ट एज द बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर्स टू रिसीव, जहाँ पर किसी व्यक्ति को मैसेज को सेंड करने और रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है। नॉट बीइंग एबल टू सी गेस्टर्स, पोस्टर्स एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज एंड मेक कम्युनिकेशंस लेस इफेक्टिव, और ये हमारे क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस को भी अनइफेक्टिव, लेस इफेक्टिव बना देते हैं, जिस कारण क्या होता है, फिजिकल बैरियर्स होती है। लिंग्विस्टिक बैरियर्स,
लिंग्विस्टिक बैरियर्स होता क्या है? द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस। कहने का मतलब है कि जैसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उन सभी लैंग्वेज में क्या होती है, अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से स्पीक करते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशंस होती है दो लोगों के बीच में। जैसे आप लोग देखते हो ना कि जो अंग्रेज व्यक्ति होते हैं वो थ को क्या बोलते हैं, बताओ किसके जगह पे थ बोलते हैं ये लोग? ठ की जगह पे, ट के जगह पे क्या बोलते हैं, त। ठीक है, कहने का मतलब इतना है कि जितने भी मूर्धन्य वर्ड हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़, उन लोगों की जिह्वा पीछे जाकर आगे नहीं आती थी, इसलिए वो लोग क्या बोलते थे, थॉमस। ठीक है, थॉमस, टॉमस, टॉम, तो ऐसे वर्ड वो लोग बुला करते थे, किसी कारण, लिंग्विस्टिक के कारण। इंटरपर्सनल बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होता है? बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन द सेंडर्स मैसेज इज रिसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड। मतलब अलग अलग कंडीशन में यदि इंटरपर्सनल बैरियर्स होती जाती है, जैसे मान लो मैं ऑनलाइन हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ और आप लोग ऑनलाइन क्लास ना अटेंड कर पाओ, तो सभी क्या होगी, इंटरपर्सनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता क्या है? Organizations are designed on the basic of the information here structures and the follow। जैसे कि देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, अलग टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, उनकी अलग अलग बैरियर्स और बाउंडेशंस होती हैं। ठीक है, उसे को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स, इसको समझिएगा। कल्चरल बैरियर्स जैसे अलग अलग टाइप्स ऑफ कस्टम्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ हमारे क्या हैं, कस्टम्स हैं, रिस्टलिंग्स हैं और हमारे यूसेज हैं, वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड ऑफ कल्चर्स के हिसाब से चलती हैं। तो उस कल्चर के हिसाब से हम लोग अलग अलग कल्चर को अलग अलग ढंग से समझते हैं, उसे वो क्या कहते हैं, कल्चरल बैरियर्स। डिफरेंट कल्चर है तो अलग अलग पर्सन उस कल्चर को अलग अलग तरीके समझेंगे, अलग अलग कस्टम के तरीके समझेंगे। ठीक है, तो सभी क्या कहलाते हैं, कल्चरल बैरियर्स। वे टू ओवरकम्स बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, कैसे हम इन सभी बैरियर से उठ करके ऊपर आ सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं। यूज सिंपल लैंग्वेज, जाहिर सी बात है कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझेगा, सिंपल लैंग्वेज सभी समझ जाते हैं। इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं अगर यदि वो सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो ईजिली वी कैन अंडरस्टैंड। डो नॉट फॉर्म एसेम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजियंस एंड जियोग्राफिकल्स, मतलब जियोग्राफी इन सब की जितने भी रिलीजियस कल्चर्स के जितने भी वर्ड हैं इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन्हें फॉर्म में नहीं लाना चाहिए। ट्राई टू कम्युनिकेट्स इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही क्या होता है, हम अपने प्रॉब्लम को, हम अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, हम उनसे बच सकते हैं। यूज विजुअल कम्युनिकेशंस, मतलब ज़्यादातर करके विजुअल कम्युनिकेशंस का यूज करना चाहिए। टेक हेल्प ऑफ द ट्रांसलेटर्स, जाहिर सी बात है अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेज नहीं मालूम है तो हम क्या करें, ट्रांसलेटर का यूज करें। बी रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स ओपिनियंस, और दूसरे के ओपिनियन का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से आपके सामने 7 C's कम्युनिकेशंस निकल कर आती हैं। 7 C's कम्युनिकेशंस क्या क्या है, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्सियनेंस, कॉन्सेंट्रेटनेस, कोर्टसी एंड करेक्टनेस एंड कॉन्साइडर्स, ये सब मिलकर के 7 C's बनाते हैं। और बाकी सेक्शन नंबर 6 ये सब आप लोग जानते ही होंगे, राइटिंग स्किल है। इसमें आपका राइटिंग स्किल मतलब रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और रिटन कम्युनिकेशंस आप सब जानते हैं क्या क्या होता है, आपके ईमेल, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल, SMS, ब्लॉग्स, ये सभी। इसमें रूल क्या क्या होते हैं, जैसे सबसे पहला रूल होता है कैपिटलाइजेशन रखना, पंजुएट करना, कामा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करना, और इसमें साथ साथ क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। कहने का मतलब इतना सा है
कि सेशन नंबर 6 से आप सभी का ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? ग्रामेटिकल पोर्शन। तो आप लोग ग्रामेटिकल पोर्शन अटेंड कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन नंबर 7 में अभी आपका बात किया गया पैसिव वॉइस के बारे में। तो आप लोग पैसिव वॉइस वगैरह तो पढ़े ही होंगे ग्रामर में, तो पैसिव वॉइस वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट यूनिट समझ में आया और अच्छा भी लगा तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं हम लोग अपने यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में बात की गई है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कि किस तरीके से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं इन एवरी सिचुएशंस। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सभी लोग अगर ज्वाइन हो गए हो तो रेज हेड कर दो, थम्स अप कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब कभी भी काम करने निकलते हैं तो हमारे आसपास ढेर सारे स्ट्रेस, ढेर सारे सिचुएशंस, ढेर सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का कि हम कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे। फॉलोइंग आर सम ऑफ स्किल्स यू मस्ट मास्टर्स टू सक्सेस इन लाइफ। मतलब हम निम्न चीज़ों को फॉलो करके अपने आप को क्या कर सकते हैं? सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है बेटा? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक। मतलब अपने आप को सबसे पहले जानना या अपने आप को सबसे पहले समझना। गैदर्स इनसाइट्स ऑन योर पर्सनैलिटी एंड वर्क स्पेसिफाइक proficiencies. Think about your daily interactions and how you had handled situations as well could have handled them differently. कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि अपने आप को आप कैसे समझ सकते हो या किसी सिचुएशंस में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ एंड हाउ कैन वी सेव और हाउ कैन वी थॉट चेंज ऑफ आवर सेल्फ और डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सनस। कि मतलब हम कैसे अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से अलग कर सकते हैं या अलग सोच सकते हैं, अलग पहचान सकते हैं। इसके बारे में हमें सबसे पहले अपने बारे में जानना चाहिए कि हमारी एबिलिटीज़, हमारे अवेयरनेस क्या क्या हैं खुद के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इज वेरी इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई आपको टास्क दे दिया जाए तो उस टास्क को करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? आप उस टास्क को लेकर के क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं। इसका सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल, एवरीथिंग्स, ओनली आई, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मैं सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के, ऑनरशिप को लेकर के इसे कंप्लीट करूँगा। वही क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर के। जैसे मान लो आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले हमने टाइम मैनेजमेंट किया ना कि भाई टाइम मैनेजमेंट होगा तभी हम लोग इस क्लास को अटेंड कर पाएंगे। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? टाइम मैनेजमेंट ये किए हैं कि 15 को हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर 16 को क्या होगा? नेक्स्ट क्लास होगा, फिर 17 को रिवाइज होगा, 18 को डायरेक्ट एग्जाम में। तो हमने टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि भाई 15 को लेंथी चैप्टर है, पार्ट ए पार्ट बी में 2 पार्ट में डिवाइड किया, 15 को पार्ट ए, 16 को पार्ट बी। तो टाइम मैनेजमेंट करके हमने ईजिली उसे क्या किया? अपने उस वेस्टेड थिंग्स को, वेस्टेड एरियाज़ को, वेस्टेड जो हमारे माइंड में बना हुआ प्रेशर था उसे हटा दिया। अगला है एडॉप्टेबिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ हो, अगर आपको कुछ ना कुछ नई चेंजेस चाहिए तो हर एक चीज़ को स्वीकार करते हुए चलना होगा। जैसे कि पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, आपके अंदर कभी ना कभी एडॉप्टेबिलिटी के कारण ज्ञान जरूर आएगा। जैसे हम लोग छोटे थे, ठीक है, तो छोटे बच्चे के जीवन में क्या होता है? वो स्टार्टिंग में क्या करता है?
एडॉप्ट करता है, सीखता है, क ख ग घ ए बी सी डी ये सब, ठीक है। तो जब वो सब सीख जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो सब चीज़ों को एडॉप्ट कर लेता है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में जाता है, फिर मैथ सीखता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब कहने का मतलब है ऐड सब्सट्रैक्ट्स मल्टीपल्स डिवाइडेशंस ये सब चीज़ें, फिर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, सब चीज़ों को एडॉप्ट कर लेता है, मतलब सीखता और समझता चला जाता है, उसी को कहते हैं एडॉप्टेबिलिटी। चलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग कर कैसे सकते हैं। तो स्ट्रेस के बारे में बात हो गई ना कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल मेंटल फिजिकल सोशल रिएक्शंस एक्सेट्रा थिंग्स, जो कुछ भी क्या हो, डिमांड्स हो या थ्रेट्स हो हमारे माइंड में, उसे को क्या कहते हैं, स्ट्रेस। जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए स्ट्रेस है क्या। जैसे समझिए यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। कहा गया कि आप लोग समझिए कि आप लोग एग्ज़ाम के करीब हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि भाई मेरा एग्ज़ाम प्रिपेयर्ड नहीं है। तो एग्ज़ाम प्रिपेयर्ड ना होने का मतलब क्या है कि आप अनप्रिपेयर्ड होने के कारण क्या हो, स्ट्रेस में जा रहे हो कि भाई एग्ज़ाम है, फेल हो जाएंगे ना। तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, यू आर एक्सप्रेसिंग अ लॉस ऑफ समवन्स क्लोज इन द फैमिली। आप इसलिए स्ट्रेस में हो, अरे बोले भाई क्या हो गया, मेरे फैमिली से कोई डेथ कर गया, या यूँ कहें कि कोई ना कोई परेशानी हो गई, या कोई लॉस हो गया, कोई खो गया। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, वो सभी हमारे अंदर स्ट्रेस लाते हैं, ठीक है। यू आर वरीड अबाउट व्हाट पीपल्स वुड थिंक्स इफ़ यू हैव डोंट ड्रेस वेल्स। समझे, कहने का मतलब है कि जैसे आप अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, पुराने फटे कपड़े पहनेंगे, तो लोग क्या आपके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में हम लोग स्ट्रेस रखे हैं, लेकर बैठे हैं, वही क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कर कैसे सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का बस 3 ही सबसे सरल तरीका है। क्या, ABC। क्या याद रखो, अपने माइंड को कैसे रखो, ABC में। ए का मतलब है एडवर्सिटी, बी का मतलब है बिलीफ, सी का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस। एडवर्सिटी मतलब होता क्या है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स से अपने आप को दूर कर दो, ठीक है। बी बिलीफ, द वे यू रिस्पॉन्ड्स टू द इवेंट्स। आपके मन में जो भी चीज़ आ रही है वो सिर्फ आपके बिलीव के कारण आ रही है, आप उसे भी दूर कर दो, सोचो ही मत कुछ। कॉन्सिक्वेंसेस, एक्शन एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स। जब आपको ऐसा लगे तो आप क्या करो, उस जगह से, उस स्थान से, उस प्लेस से, या यूँ कहें उस बात से, उस सोच से आउटकम्स हो जाओ, दूर हो जाओ। 3 स्टेप्स ऑफ मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के 3 स्टेप्स हैं। क्या क्या, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। सबसे पहले ये समझो कि आपको स्ट्रेस है, ठीक है। सबसे पहले ये जानो कि आपको स्ट्रेस है या नहीं, पहला स्टेप ये कहता है। जैसे यहाँ ढेर सारी बातें बताई गई हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं PDF सेंड कर दूंगा। सेकंड कहा गया, आइडेंटिफाई व्हाट इज काजिंग योर स्ट्रेस। सेकंड स्टेप में आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारे ये जो स्ट्रेस है आया हुआ, उसका मेन रीज़न क्या है, मतलब किस कारणवश आया हुआ है। थर्ड में अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। तब उसके बाद आपके पास जितने भी मैनेजमेंट मेथड्स हैं उन सभी को क्या करिए, उस स्ट्रेस में अप्लाई करिए और उसे दूर करने का प्रयास करिए। मैनेजमेंट टेक्निक। ये मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, हियर आर फ्यू सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। कुछ ऐसे हमारे पास सिंपल मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। पहला क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले अपने आप को टाइम में इफ़ेक्टिव रखिए ताकि हमारा समय पर कार्य होता रहे और हमें कोई परेशानी भी ना हो, इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज या फ्रेश एयर को ग्रहण करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी बॉडी डे बाय डे ग्रोथ करेगी, फ्रेश रहेगी और हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। हेल्थी डाइट। अब जब कभी भी भारी महसूस करो
तो हमेशा हेल्थी डाइट रखा करो। हेल्थी डाइट मतलब रोटी, दाल, चावल, अपने हरी सब्जियां, ये सभी चीज़ें। पॉजिटिविटी, और जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंड में क्या रखो, पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिविटी कंसल्टिव रखो और अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो। स्लीप्स, जितना ज़्यादा हो सके उतना सो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोओगे उतना ज़्यादा आपके वर्क को, आपके काम को और अच्छे से अच्छे हो सकती है। और कम से कम आप 7 घंटे तो ज़रूर सो, ताकि आपकी ब्रेन टोटली फ्रेश हो जाए और अच्छे से काम कर सके। हॉलीडेज अगर आपका है तो आप अपने फैमिली के साथ हॉलीडेज स्पेंड करिए और उनके साथ समर वेकेशंस पे या अदर प्लेसेस पे ज़रूर जाइए। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब हर एक व्यक्ति जो काम करते हैं उनके अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपने कार्य को करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इफ़ यू कैन बिकम्स अ काल्म एंड रिलैक्स्ड पर्सन यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स इंडिपेंडेंटली वर्क करने का आपका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग्स एंड सेल्फ करेक्शंस, अपने आप को सबसे पहले अवेयर करिए और सेल्फ मॉनिटरिंग करिए एंड सेल्फ करेक्शंस रखिए। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, और इस बात को जानिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर दैन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, और इस चीज़ को जानने का प्रयास करिए कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, सबसे पहले अपने मिस्टेक को जानिए और दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। हैविंग द एबिलिटीज एंड द विल्स टू लर्न कॉन्टिन्यूसली, और अपने चीज़ों को जितना हो सके जानने और समझने के योग्य बनाइए। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाइज एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। इमोशनल एबिलिटी का मतलब है कि एक ऐसी योग्यता, ऐसी आइडेंटिफाई मैनेजिंग, जो अपने खुद के इमोशंस को तो जानती है लेकिन दूसरों के इमोशंस को भी समझती है, इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इसके घर पर कोई डेथ हो गया और बी इसके घर पे गया भाई। अब बी जब इसके घर पे जाएगा तो वो क्या करेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू जाएगा। मतलब वो सैड माहौल है, ऐसा तो नहीं है कि हंसते हुए चला जाएगा कि भाई हाँ क्या हाल है तेरे बात, तेरे घर पे ये मर गया वो मर गया, तो ऐसा तो कोई चीज़ नहीं होता। इसको क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब जैसा देश वैसा भेष। तो इमोशनली इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? सबसे पहला इमोशनल अवेयरनेस, सभी के पास इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, किस तरीके से हमें इमोशंस को करना है। हार्नेसिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब हमेशा अपने आप को हार्नेसिंग इमोशंस में रखे रहना चाहिए। मैनेजिंग इमोशंस, और हमेशा अपने इमोशंस को मैनेज करके रखना चाहिए ताकि दूसरे पर्सन्स रेगुलेट वन इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम, और दूसरे पर्सन्स को भी हमें समझते रखना चाहिए। नेक्स्ट है सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस आर एज गिवन बिलो, कुछ ऐसे इमोशनल स्टेप्स मैनेजमेंट हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को बचा सकते हैं। अंडरस्टैंड योर इमोशंस, सबसे पहले अपने इमोशंस को जानिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए एज ए नीड के अकॉर्डिंग। रेशनलाइज मतलब जाहिर सी बात है कि आप जो कुछ भी सोचते हो समझते हो उसे रेशनल तरीके से रखिए। प्रैक्टिस, और अपने इमोशंस को हमेशा काल्म रखिए, शांत रखिए। कैसे? थ्रू द मेडिटेशंस, थ्रू द योगा, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशंस में रहोगे तो सभी आपके फ़ायदे भी उठाएंगे। अगर आपको सेशन नंबर 1 समझ में आया है तो थम्स अप करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए सेशन नंबर 2 सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में स्ट्रेस को और वीकनेस एनालिसिस करना है। तो सेल्फ अवेयरनेस में स्ट्रेंथ को सबसे पहले देखना है, एबिलिटी। तो एबिलिटी को हम ढूंढेंगे कैसे, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल। सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप सक्सेस होना चाहते हैं। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। अब आप उसके बारे में सोचिए कि दूसरे लोग जो सोचते हैं वह उसके लिए क्या क्या करते हैं।
अगर सेम सोच है तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट टू डू वेल, और उसके बाद बाहर आकर ये सोचिए कि भाई हम इससे और अच्छा क्या कर सकते हैं कि उनसे जल्दी हमें अपना गोल मिल जाए। फाइंड द वीकनेस, उसके बाद क्या करना है, अपने वीकनेस पॉइंट को खोजना है कि हमारे अंदर वीकनेस क्या क्या चीज़ें हैं। फाइंड आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल्स, आप उस एरिया को खोजिए, उस सब्जेक्ट को ढूंढिए, उस टॉपिक को ढूंढिए जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो या जो आपको समझ में नहीं आ रही। थिंक यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू, और आप उसे समस्या का समाधान करने के लिए विचार कीजिए। लुक एट द फीडबैक अदर यूजुअली गिव यू, और उसके बाद दूसरों से जितना हो सके फीडबैक लीजिए कि हाउ कैन आई प्रिपेयर ऑन दोज टॉपिक्स। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस, सबसे पहले अपने फीडबैक जितना हो सके उतना खोल कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करिए और किसी को ब्लेम किए बिना उस पर इम्प्रूवमेंट करिए। यही आपका वीकनेसिंग पॉइंट को कम करेगा। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज स्ट्रेंथ। इंटरेस्ट और एबिलिटीज होता क्या है। इंटरेस्ट, थिंग दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, जो भी आप अपने फ्री टाइम में करना चाहते हो, मेक यू हैप्पी, जो आपको खुश रखे, वो सभी क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट या वुड डू इवन इफ़ नो वन आस्क टू यू, मतलब आप कुछ ऐसे काम को करना चाहते हो, फ्री माइंड से कुछ काम को करना चाहते हो जिससे आपको कोई कुछ बोले ना, वो सभी क्या है, इंटरेस्ट है। थिंग्स यू वांट टू लर्न एंड वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर्स, और यदि आप अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, वो सभी क्या है, इंटरेस्ट है। और एबिलिटी क्या होता है, एंड एक्वायर्ड्स और नेचुरल कैपेसिटी, जो आपको नेचुरल द्वारा कैपेसिटी दी जाती है वो होती है एबिलिटी। एंड नेबल यू टू परफॉर्म्स अ पार्टिकुलर जॉब ऑफ टास्क, वो सभी क्या होती है, एबिलिटी, मतलब आप किसी पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए क्या हो, एबल हो। नेक्स्ट सेशन नंबर थर्ड। सेशन नंबर थर्ड में बात की गई है सेल्फ मोटिवेशंस, मतलब हाउ कैन वी मोटिवेट बाय वन सेल्फ। सेल्फ मोटिवेशंस, it's simply the force within you that drives you to do things. सेल्फ मोटिवेशंस करने का मतलब है कि जब आप खुद से कुछ चीज़ों को करने के लिए ठान लो, वही होता है सेल्फ मोटिवेशंस। जैसे कि कोई गोल, कोई फील हैप्पी करना, कुछ इम्प्रूवमेंट करना, क्वालिटी इन लाइफ को चेंज करना, ये सभी क्या है, सेल्फ मोटिवेशंस। क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेशंस पीपल्स। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। नो व्हाट दे वांट टू फ्रॉम लाइफ, सबसे पहले ये जानना कि वे अपने जीवन की चीज़ों में करना क्या चाहते हैं, या अपने जीवन के उद्देश्य को जानना। आर फोकस्ड, वो सभी अपने गोल को लेकर के फोकस रहते हैं। नो व्हाट टू इम्पोर्टेंट, और वे ये सबसे पहले सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, क्या चीज़ जानना जरूरी है। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और वे अपने काम को करने के लिए क्या होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं उसे पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेटेड, कैसे हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स, सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने शक्ति को पहचानिए। सेट द फोकस ऑन योर गोल, फिर उसके बाद अपने गोल पर, अपने एम पर फोकस करिए। डेवलप अ प्लान, एक प्लान को डेवलप करिए। टू अचीव योर गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। स्टे लॉयल टू योर गोल, और अपने गोल के प्रति क्या रहिए, लॉयल रहिए, मतलब पीछे मत हटिए। सेल्फ रेगुलेटिंग या सेल्फ रेगुलेशंस। सेल्फ रेगुलेशंस हम करेंगे कब, सबसे पहले गोल होगा तभी तो करेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट क्या होती है, फर्स्ट मेक योर गोल। सेकेंड, गोल की सेटिंग। गोल की सेटिंग मतलब गोल को प्लानिंग करना, हाउ कैन वी कनेक्ट विथ आवर गोल। जैसे कि गोल, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हमारे पॉकेट में पैसे नहीं है, तो हम भविष्य में चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा चीज़ हो जाए कि हमारे पास क्या हो, परचेज मोबाइल फोन्स बाय द पार्टिकुलर डेट्स। हम एक डेट डिसाइड करते हैं कि भाई हमें इस डेट के क्या हो जाए, कुछ अच्छे खासे पैसे मिल जाए। तो उस पैसे को आप पाने का जो गोल बनाते हो, तो उस गोल के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करना होगा, उसे को कहते हैं गोल सेटिंग। हाउ टू सेट गोल,
सबसे पहले ये समझिए कि हम अपने गोल को कैसे सेट करेंगे। वी कैन यूज स्मार्ट मेथड्स टू सेट गोल। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट मतलब स्मार्ट, जरा समझिएगा ध्यान से, स्पेसिफिक। स्मार्ट का एस क्या कर रहा है? स्पेसिफिक। सबसे पहले स्पेसिफिक होना चाहिए। अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर्स 6 क्वेश्चंस। सिर्फ 6 क्वेश्चन जो ये दिए गए हैं इन सभी का आंसर देना ही क्या है? स्पेसिफिक है। कौन कौन सा? हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, कौन कौन आपके गोल में इन्वॉल्व हो रहा है। व्हाट डू आई वांट टू डू, मैं इसमें करूँगा क्या। वेयर डू आई स्टार्ट, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा। वेयर डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, कहाँ से प्रारंभ करके कहाँ पर ख़त्म करना है। विच मीन्स डू आई यूज, मैं किसका उपयोग करूँगा। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा? नॉट स्पेसिफिक गोल, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, जैसे कि कहा गया कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होगा? एक स्पेसिफिक क्या कहेगा कि आई वुड लर्न टू इंग्लिश इन फ्लुएंटली बाय ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेज आफ्टर माई स्कूल्स एवरी डे एंड 6 months आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल्स डाटाबेस कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स। तो ये अलग अलग टाइप्स के स्पेसिफिक गोल हैं। अगला है मेजरेबल्स। स्मार्ट का एम क्या कह रहा है? मेजरेबल्स। अ मेजरेबल गोल अवेयरनेस द क्वेश्चंस। मेजरेबल में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? हाउ मच, कितना किया मैंने, और उसका रिजल्ट क्या मिला मुझे, मतलब मैंने जितना किया उसका रिजल्ट क्या मिला। मेजरेबल मापन करना, जैसे हम रिच होना चाहते हैं तो रिच होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें धीरे धीरे 1 by 1 काम करना होगा। और SMA स्मार्ट का ए अचीवेबल। अचीवेबल में क्या क्वेश्चन बनता है कि बिगर गोल हमने किया है तो बिगर गोल के लिए क्या करना होगा? स्मॉलर पार्ट्स को धीरे धीरे अचीव करना होगा। अगर आप सडनली कोई काम कर रहे हैं तो कभी भी अचीवेबल्स नहीं होगा। नेक्स्ट है SMART, टी टाइम बाउंड। जाहिर सी बात है कि आप जब कभी कोई भी काम करने चलते हो तो क्या होता है? टाइम की बाउंडेशन होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजर्स, और ये से क्या था? अचीवेबल्स एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट, मेजर्स, अचीवेबल, टाइम बाउंड, स्मार्ट। समझ में आया? अगर ना समझ में आए तो मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इसे एक बार और देख लेंगे तो फिक्स है आपको याद हो जाएगी। सेशन नंबर 5 सेल्फ रेगुलेशंस। सेल्फ रेगुलेशन कैसे करेंगे? थ्रू द टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल्स दैट हेल्प्स यू टू। टाइम मैनेजमेंट यह भी प्रोवाइड करता है कि कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, कि हमें अपने काम को कब समाप्त करना है? टाइम में। मेक अ डेली टाइम टेबल्स, और हमें हमेशा डेली टाइम टेबल बनाते रहना चाहिए। मेक अ गुड गेस एंड हाउ टू लॉन्ग टू विल टेक यू डू टू समथिंग, और हमें ये समझते रहना चाहिए कि हम कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट्स ऑन टाइम, और हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अपने असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को टाइम बाय टाइम करते रहना चाहिए। नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, और जो समय बचे उसे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए 4 थिंग्स ऐसे हैं जो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। कौन कौन सा? ऑर्गेनाइज करना, डे टू डे एक्टिविटी करना। प्रायोरिटीज मतलब एक्टिविटी करना। वी रैंक्स देम इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस तरीके से। कंट्रोल अदर एक्टिविटीज, जो हमारी और एक्टिविटीज़ हैं और टाइम्स हैं उन सभी पर कंट्रोल रखना। ट्रैक, और हमें हमेशा आइडेंटिफाई करना, नोट्स करना कि हमने कितना टाइम स्पेंड किया और उसमें हमने क्या क्या सीखा। तो इसी के साथ हम लोगों का लास्ट सेशन नंबर 5 भी समाप्त हुआ, जो हमारा क्या था? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यूनिट नंबर 2। इसी के साथ मैं आप सबको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। आप सब जाइए, फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूँ।